नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका आने वाला HPRC का TGT का एग्जाम है, चाहे वो आपका GBT का एग्जाम है, या फिर आप कांस्टेबल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और भी एग्जाम है जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल GK के क्वेश्चन, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन है वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस ही जो है बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं व्हेन कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन द हेडक्वार्टर वाज सिलेक्टेड इन विच सिटी। तो बोलते हैं कि जब यूरोप के देश यूरोपीय संघ बनाने के लिए एक साथ आए तो मुख्यालय किस शहर में जो था वो चुना गया था। देखिए, जब यूरोप के देशों के द्वारा यूरोपियन यूनियन बनाने की बात जो था वो की गई थी, तब इसका हेडक्वार्टर जो था वो बनाया गया था, और हेडक्वार्टर जो था वो ब्रुसेल्स में जो था वो बनाया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो था वो बनाया गया था। यहाँ पर बात यूरोपियन यूनियन की जो है वो की जा रही है, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यूरोपियन यूनियन जो है वो 1993 में जो था वो बनाया गया था। 1993 में बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में जो है 27 कंट्रीज जो है वो आती हैं। 27 कंट्रीज इसमें आती हैं। अब इसमें जो है वो यूनाइटेड किंगडम भी जो है वो एक इसका मेंबर जो था वो हुआ करता था, परंतु यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है वो इसको लेफ्ट कर दिया गया, इसको जो है छोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यूरोपियन यूनियन को कब छोड़ा गया था। तो ये बात 2020 की है, जब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है वो इसको छोड़ दिया गया। 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने जो था वो इसको छोड़ दिया था। अब देखो, वैसे ही जैसे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, वैसे ही नाटो का हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पर है, वो ब्रुसेल्स में ही जो है वो नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो नाटो का हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना। ऑप्शन में पेरिस दिया गया है। पेरिस में जो है वो किस का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। पेरिस में अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो पेरिस में जो है वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। यूनेस्को के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, OECD जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो पेरिस में स्थित है। यहाँ पर लंदन भी जो है ऑप्शन में दिया गया है। लंदन में जो है वो एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। लंदन में जो है कॉमनवेल्थ ऑफ जो नेशन है उनका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पर, लंदन में जो है वो स्थित है। तो इस तरह से आपने ये हेडक्वार्टर ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर किस किस का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता जो है वो सबसे पहले जो है किस स्टेट के द्वारा जो था वो बनाया गया था। लोकायुक्ता इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा बनाया गया था, ये सबसे पहले जो था वो महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं लोकायुक्ता की, तो फर्स्ट लोकायुक्त जो था वो महाराष्ट्र में जो था वो बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त हैं, उनकी बात हम लास्ट में जो है वो करेंगे, परंतु लोकायुक्त के बारे में, ऑफिस ऑफ लोकायुक्त के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ये जो महाराष्ट्र में लोकायुक्त का ऑफिस बनाया गया था, ये पहला स्टेट हुआ करता था। यहाँ पर लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता एक्ट था 1970 का, जिसके तहत जो था वो इसको जो था वो बनाया गया था। अच्छा, लोकायुक्त के बारे में पता चलता है। लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है? लोकायुक्त जो है वो अपॉइंट किया किसके द्वारा किया जाता है? लोकायुक्त जो है वो गवर्नर के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो एडवाइस कर लेता है। चीफ मिनिस्टर के अलावा चीफ जस्टिस जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट होता है उनके साथ एडवाइस की जाती है, और लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा भी जो है वो यहाँ पर इन सुझाव जो है वो दिया जाता है, या फिर उनको भी जो है वो यहाँ पर एडवाइस देने के लिए बुलाया जाता है। इन लोगों को बुलाया जाता है, फिर लोकायुक्त जो है वो बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो है प्रेजेंट टाइम में कौन है, और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, एक ये भी क्वेश्चन बना। देखो, प्रेजेंट टाइम में जो लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के, वो जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के। एक बात ये ध्यान रखनी है, और आपने ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लोकायुक्त जो था वो हिमाचल प्रदेश के कौन थे। तो पहले लोकायुक्त जो हिमाचल प्रदेश के थे जस्टिस TBR दत्ताचार्य थे। ये कौन से ईयर में लोकायुक्त जो था वो बनाए गए थे? ये 1983 में जो था वो लोकायुक्त जो था वो बनाए गए थे। तो इतना सब लोकायुक्त के बारे में यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है संघ के एक साथ आने का उदाहरण है। तो फेडरेशन होता क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि फेडरेशन का एग्जाम्पल जो है वो कौन है। अब फेडरेशन की बात करते हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनमें से फेडरेशन का जो है वो कौन सा है, तो USA जो है वो फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो, USA फेडरेशन का जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है फेडरेशन में जैसे स्टेट होता है, सेंटर होता है, स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वली पावर जो है वो डिवाइड होती है। स्टेट और सेंटर में जो है वो इक्वली पावर जो है वो डिवाइड की जाती है। अब देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में
है अगर आप फेडरल स्टेट कहेंगे तो ये फेडरल स्टेट नहीं आता, ये क्वेसी फेडरल स्टेट जो है वो आता है। आप कहेंगे कि इंडिया में भी स्टेट होता है, इंडिया में भी जो है सेंटर होता है, तो इंडिया में जो स्टेट और सेंटर होते हैं उनमें पावर्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया। आप हमेशा देखते हैं कि सेंटर के पास जो है वो हमेशा ही ज़्यादा पावर्स जो है वो रहती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें ये भी देखने को मिलता है कि सेंटर के पास इतनी पावर्स हैं कि वो गवर्नर को जो है वो अपॉइंट कर सकती हैं, वो जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फंड जो है वो एलोकेट करती हैं स्टेट को। दूसरा, हमने अभी ये भी देखा है कि अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स थे वहाँ पर हमें थोड़ा सा टसल देखने को मिला, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे वो बिल्स वगैरह को जो है वो होल्ड कर रहे थे, प्रेसिडेंट के पास भेज दे रहे थे, तो उसको लेकर हमें थोड़ा सा टसल भी वहाँ पर देखने को मिला था। तो वो वहाँ से पता चलता है कि इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया जो है क्वेसी फेडरल कंट्री जो है वो आती है। और फेडरेशन को जो फेडरल कंट्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यूएसए जो है वो आता है। अब हम बात जब यूएसए की कर ही रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यूएसए से हमने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर रखी हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हम देखते हैं वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की है। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो भी वहीं से लिया गया है। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, हटाया जाता है, वो भी हमने यूएस से ही जो है वो अडॉप्ट किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है, वो सब हमने सुप्रीम कोर्ट से, वो सब हमने जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीज़ें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट हुई हैं। इतना यहाँ से जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यूएस के बारे में, फेडरेशन के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मैच द एप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ रिवर एंड सिटीज ऑन दी रिवर बैंक। रिवर्स सिटीज़, यहाँ पर रिवर्स दी गई हैं और नीचे यहाँ पर जो है सिटीज़ दी गई हैं ऑन दी बैंक। तो आपको बताना है कि सिप्रे जो है वो कौन, इनकी सिप्रे नदी आती है, एक एल्बे नदी आती है, ओटावा नदी आती है, एवोन नदी आती है। इन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर जो हैं वो बसे हुए हैं। यहाँ पर पहले देखो, सिप्रे है, एल्बे है, ओटावा है, एवोन है। सिटीज़ में हमारे पास बर्लिन आता है, ब्रिस्टल आता है, हैम्बर्ग आता है, मॉन्ट्रियल जो है वो आता है। ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कर, जब इसकी PDF मिलेगी तब आप इसको इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, परंतु यहाँ पर हमारे पास इतना शो हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर सिप्रे नदी जो है वो दी गई है। सिप्रे नदी यहाँ पर दी गई है, तो इस नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर जो है वो आता है। ये जो नदी आती है बर्लिन शहर जो है, ये बर्लिन शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बर्लिन शहर जर्मनी में जो है वो आता है, जर्मनी का ये शहर है। यहाँ पर एल्बे दिया गया है। एल्बे की अगर हम बात करते हैं तो ये नदी जो है वो हम्बर्ग सिटी जो है, हम्बर्ग सिटी जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो बसी हुई है। ठीक है, हम्बर्ग आपने ध्यान रखना, हम्बर्ग सिटी बसी हुई है, ये भी जर्मनी की ही एक सिटी है। ओटावा दिया गया है। ओटावा की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल शहर जो है वो ओटावा नदी के किनारे जो है वो है। कौन सा शहर? मॉन्ट्रियल शहर जो है वो ओटावा नदी के किनारे जो है वो है। और मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में जो है वो आता है, CANADA, कनाडा में जो है ये आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हुआ था, वो कब साइन हुआ था वो आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बताएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है और कौन से ईयर में इसको साइन किया गया था। यहाँ पर एवोन दिया गया है। एवोन की अगर हम बात करते हैं तो ये एवोन जो है वो ये ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में आता है। ब्रिस्टल शहर जो है वो इस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है जी, तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखना कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं। वैसे तो हमें बहुत सारी देखने को मिलती है, हमने सिर्फ 4 नदियाँ पढ़ी, हमने सिर्फ 4 सिटीज़ पढ़ी। इन 4 सिटीज़ के किनारे अलग अलग नदियाँ जो हैं वो आती हैं। अब हमने जो है वो इंटरनेशनल जीके में इसको जो है वो अभी कवर किया। 4 के अलावा हम एक और पढ़ लेते हैं, फिर 5 हमारे पास हो जाएगी। एक नील नदी आती है। नील नदी जो है, नील नदी के किनारे जो है वो नील नदी जो आती है, नील नदी के किनारे जो है कैरो शहर जो है वो इजिप्ट का ये जो है वो बसा हुआ है। कैरो शहर आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी हमारे पास क्या पूछा गया। इसको जब मैच करेंगे तो पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का D, चौथे का B आ जाएगा। ऑप्शन B, पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का D, चौथे का B जो है वो आ जाएगा। इस तरह से ये जो है वो सही हमारा हो जाएगा। यहाँ पर यही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर सही रूप से मैच कर भी इसको दिया गया है। बर्लिन हो गया, सिप्रे, ब्रिस्टन हो गया, एवोन, हैम्बर्ग हो गया, एल्बे और मॉन्ट्रियल हो गया ओटावा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच माउंटेन रेंज द थलघाट गैप इज सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि किस पर्वत श्रृंखला में ये थलघाट गैप जो है वो स्थित है। थलघाट गैप जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में जो है वो आता है, तो ये आता है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में जो है ये आता है। एक बात आप ये ध्यान रखें, अब वेस्टर्न घाट इसका जो है वो ऑप्शन A जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जो है वो स्थित है। ये जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल बहता है। कोंकान, कन्नड़, मालवार इनके पैरेलल जो है ये बहता है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही ये नदियां जो है वो यहाँ से बहती हैं। अन्नामुडाई जो है, अन्नामुडाई यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो वेस्टर्न घाट की जो है वो आती है। कौन सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अन्नाईमुडी, ये पीक जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक आती है। 2695 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये पीक जो है वो स्थित है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट आता है, एक ईस्टर्न घाट आता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट वेस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में स्थित है, वैसे ही ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जो है वो स्थित है। ईस्टर्न जो हमारा ईस्टर्न घाट आता है वो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल बहता है, जैसे कि कोरोमंडल हो गया, नॉर्दर्न सरकार हो गया, इसके पैरेलल जो है ये बहता है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो महानदी बहती है, कावेरी बहती है, कृष्णा, गोदावरी ये नदियां जो है वो यहाँ पर बहती हैं। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक आती है वो जो है वो जिंदागादा पीक जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो आती है। यहाँ पर जिंदगढ़ा मैं लिख भी देता हूँ, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो ईस्टर्न घाट की जो है वो आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक आती है। लगभग 1690 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये पीक जो है वो स्थित है। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो गया, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो गया। ये जो थलघाट गैप आता है ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता चलता है यहाँ से। इतना सब इंपॉर्टेंट आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT का एग्जाम है, चाहे JBT का एग्जाम है, या फिर HPRCA के आने वाले और भी एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, मेरिट में एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, इसको आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्लॉट 2 में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। मैंने बताया है कि कुछ टाइम के लिए हमने एक्सटेंड की हैं, एनी टाइम ये फुल हो सकता है। और स्लॉट 1 तो हमारा ऑलरेडी बुक है, स्लॉट 2 जो है वो ये भी जल्दी ही बुक होने वाला है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे। और जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, जहाँ से मेरिट में एक अच्छा रैंक नहीं आता या फिर मेरिट में रैंक आने से आप रह जाते हैं, जो उन छोटी छोटी कमियों को पूरा करने में आपकी हेल्प करे। टाइमली ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आपको जो है वो रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद भी जो एग्जाम आएंगे उनको भी जो है वो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, उनके लिए भी जो है अपनी स्टडी को आप जो है वो एक अच्छी दिशा जो है वो दे पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। तो बोलते हैं कि भारत की जो 7वीं आर्थिक जनगणना थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। भारत की जो 7वीं आर्थिक जनगणना थी वो कौन से वर्ष में आयोजित की गई थी, वो 2019 में जो था वो आयोजित की गई थी। ये भी एक स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है वो है। अब इकोनॉमिक सेंसस जो है वो भारत में कब स्टार्ट हुआ, पहली बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। पहली बार जो इकोनॉमिक सेंसस का जो है कॉन्सेप्ट आया वो 1976 में आया। 1976 में भारत सरकार को ये लगा कि इकोनॉमिक सेंसस होना चाहिए, तो इकोनॉमिक सेंसस जो है वो करवाया जाने लगा। और 1977 में जो था वो इसकी शुरुआत हो जाती है। जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, CSO जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा पहली बार इकोनॉमिक सेंसस जो था ये करवाया गया था। तो क्वेश्चन पूछने वाला भी ये पूछेगा कि फर्स्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो कब हुआ था। वो जो था वो 1977 में जो था वो हुआ था। 1977 में ये पहली बार हुआ था। सेकंड नंबर वाला जो था वो कब हुआ था, सेकंड नंबर वाला जो था वो 1980 में जो था वो हुआ था। ये सेकंड नंबर वाला था। थर्ड नंबर वाला जो था वो कब हुआ था, थर्ड नंबर वाला जो था वो 1990 में जो था ये हुआ था। और उसके बाद फोर्थ नंबर वाला कब हुआ था, फोर्थ नंबर वाला जो था वो 1998 में हुआ था। फिफ्थ नंबर वाला 2005 में हुआ था। सिक्स्थ नंबर वाला 2013 में हुआ था। और सेवंथ नंबर वाला 2019 में हुआ था। इसको मैच करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक सेंसस कौन से ईयर में जो था वो कंडक्ट जो था वो करवाया गया था। ये तो हो गया इकोनॉमिक सेंसस के बारे में। कई बार जनगणना के बारे में ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि जनगणना कब स्टार्ट जो था वो हुई थी। देखो, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जो था वो जनगणना जो था वो स्टार्ट हो गई थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जो था वो पहली बार जनगणना जो था वो करवाई थी, परंतु कंप्लीट जनगणना नहीं हो पाई थी। इसको ये जो था वो आधी रह गई थी। परंतु जो कंप्लीट जनगणना हम काउंट करते हैं वो हुई थी 1881 में। 1881 में ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। उस टाइम वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। इनके कार्यकाल के दौरान ये कंप्लीट जनगणना जो था वो करवाई गई। और हर 10 सालों के बाद जो है वो जनगणना अब करवाई जाती है।
लास्ट लेटेस्ट जनगणना हमारे पास 2011 की है, जिसका हम आंकड़ा हर बार पढ़ते रहते हैं हिमाचल जीके में। 2011 के बाद 2021 की जनगणना है, अभी तक पेंडिंग जो है वो पड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम दी 101st मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 101st नंबर की कंट्री जो है वो कौन सी बनी। तो 101वें नंबर की जो सदस्य कंट्री बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली, वो जो है वो नेपाल बनी है। नेपाल ने जो है वो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो ज्वाइन किया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी हम कुछ बातें जो है वो जानेंगे। वैसे ही एक क्वेश्चन ये बनता है कि 100 नंबर की यानी कि 100वें नंबर की कंट्री जो था वो कौन बनी थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली। तो पैराग्वे कंट्री जो है वो बनी थी। यहाँ पर मैं इसका नाम जो है वो लिख देता हूँ। पैराग्वे कंट्री जो था वो बनी थी जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। ये 100वें नंबर की कंट्री थी। 101 नंबर की कंट्री आपने जान ली। 104 नंबर की कंट्री जो था वो कौन बनी थी। 104 नंबर की कंट्री जो था वो अर्मीनिया जो था वो बनी थी। अर्मीनिया जो था वो 104 नंबर की कंट्री थी जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो था वो नवंबर 15 2024 को जो था वो ज्वाइन जो था वो किया था। और वैसे ही जो है क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया के गुरुग्राम में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर जो था 2015 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। 2015 में इसकी स्थापना हुई। चलो ये बातें आपको समझ आ गई। एक और लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वो ये बनता है कि 123वें नंबर की 123rd नंबर की कंट्री जो है वो कौन बनी है जिसने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो ज्वाइन किया है। वो कंट्री जो है वो अंगोला जो है वो बनी है। अंगोला कंट्री जो है वो बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो ज्वाइन किया है। 123rd नंबर की ये कंट्री है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखिए, लेक का क्वेश्चन हमारे पास बनता है। यहाँ पर बोलते हैं द ग्रेट स्लेव लेक इज लोकेटेड इन द कंट्री। तो बोलते हैं ग्रेट स्लेव झील किस देश में जो है वो स्थित है। ये जो ग्रेट स्लेव लेक आती है ये कहाँ पर स्थित है, ये कनाडा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन लेक्स के बारे में पूछ जाते हैं कि लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सी है। लार्जेस्ट लेक की जब भी बात की जाए तो आपने कैस्पियन सी जो है वो ध्यान रखना है। ये लार्जेस्ट लेक जो है वो आती है। ये लार्जेस्ट लेक आती है। डीपेस्ट लेक जो है वो कौन सी आती है, जो सबसे गहरी लेक है वो कौन सी आती है, वो बेकाल लेक जो है वो आती है। बेकाल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक आती है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन आती है, तो वो लेक सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो आती है। हाईएस्ट लेक जो है वो कौन आती है, तो वो टिटिकाका लेक बोलीविया कंट्री में आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टिटिकाका लेक जो है वो आती है। ये बोलीविया कंट्री में जो है वो लेक आती है। बोलीविया कंट्री में ये लेक आती है। तो ये लेक आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आती हैं। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास चिल्का लेक भी जो है वो आती है। चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में आती है। कोल्लेरू लेक जो है वो आती है। कोल्लेरू लेक जो है वो आती है, ये आंध्र प्रदेश में आती है। लोकतक लेक ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था। एक बार तो जो HPSSC जब पेपर करवाता था तो उसने पूछा था कि लोकतक क्या है। तो लोकतक एक लेक है और लोकतक लेक जो है वो कहाँ पर आती है, ये मणिपुर में जो है वो आती है। ये फ्रेश वाटर लेक जो है वो मणिपुर में है। पोंगोंग लेक आती है, ये कहाँ पर स्थित है, ये लद्दाख साइड जो है वो लेक जो है वो आती है। सांभर लेक आती है, ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। और वैसे ही लोनार लेक आती है, वो महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। तो इन लेक्स के बारे में ध्यान रखना कि ये लेक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इतना हम लेक्स के बारे में जानते हैं। डीपेस्ट हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक हमने सब देख ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। तो बोलते हैं कि 2024 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, वो भी लिटरेचर में। तो लिटरेचर में अगर हम साहित्य में अगर हम बात करते हैं लिटरेचर अवार्ड की किसको दिया गया है, तो ये हांगकांग को जो है वो दिया गया है। हांगकांग का नाम आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हांगकांग का नाम तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि 2023 में नोबेल प्राइज जो था वो किसको दिया गया था। 2024 का तो जाना ही आपने। 2023 में ये नोबेल प्राइज जो था वो जॉन फोस को जो था वो दिया गया था। 2023 में ये जॉन फोस को दिया गया था। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी नोबेल प्राइज से क्या कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज जो था वो मिला था लिटरेचर में। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। कौन से ईयर में दिया गया था, 1913 में जो था वो इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। 2024 के जितने भी जो है वो नोबेल प्राइज हैं एक बार रिवाइज करना तो बनता ही है। 2024 में जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में अगर हम देखेंगे तो ये ड्रैगन
एस मोल्गू को दिया गया है, साइमन जॉनसन को दिया गया है, जेम्स ए रॉबिन्सन को जो है वो दिया गया है। इनकी जो स्टडी है इन देयर स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, उसको लेकर इनको ये दिया गया है। साइकोलॉजी यानी कि मेडिसिन में ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, गैरी रुफकुन को जो है वो दिया गया है। इनकी जो माइक्रो आरएनए की जो इनकी डिस्कवरी है उसके लिए इनको दिया गया है। फिजिक्स में जो है ये जॉन जे हॉफील्ड को और जियोफेरी हिंटन को जो है वो दिया गया है। फिजिक्स में इन लोगों को दिया गया है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में ये डेविड बेकर को दिया गया है और डेमिस हैसेबिस को जो है वो दिया गया है, और साथ में जॉन एम जंपर को जो है ये दिया गया है। तो इन 3 लोगों को दिया गया है। अच्छा, लिटरेचर में जो ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो तो हमने हांगकांग पढ़ लिया 2024 का, 2023 का भी हमने पढ़ लिया कि किसको दिया गया है। हांगकांग का नाम यहाँ से पता चल गया। नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, ये निहोन हिदेनको को जो है दिया गया है। निहोन हिदेनको को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। तो हमने लगभग नोबेल पीस प्राइज़ 2024 के सारे पढ़ लिए। अभी कांस्टेबल का एग्जाम है, वहाँ पर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, और बाकी के एग्जाम्स जो अपकमिंग है जैसे कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट को हो गया, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद इन नामों को कर लें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ एक दिन दिए गए हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सा दिन सही रूप से मैच जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड ओशियन डे दिया गया है, क्या ये जून 8 को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे दिया गया है, क्या ये जून 1 को जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे दिया गया है, क्या ये अगस्त 10 को जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे दिया गया है, क्या ये अगस्त 28 को जो है वो मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो दिन दिए गए हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले ओशियंस डे की हम बात करते हैं। ये जो ओशियंस डे मनाया जाता है, समुद्र डे जो है वो मनाया जाता है, ये जो है वो कब मनाया जाता है, ये जून के महीने में ही मनाया जाता है और जून 8 को ही जो है वो मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पर। और ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये कब जो है वो मनाया जाता है, ये नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 तारीख को मनाया जाता है, परंतु जून 1 तारीख को नहीं मनाया जाता, ये जुलाई महीने की 1 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। तो ये भी गलत हो गया, दूसरा जो है वो गलत है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बात करते हैं कि ये अगस्त महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये अगस्त महीने की 10 तारीख को ही मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस दिया गया है, क्या ये 28 जो हमारे पास 28 अगस्त आता है, 28 अगस्त को मनाया जाता है, नहीं ये 28 अगस्त को जो है वो नहीं मनाया जाता है। तो ये भी गलत यहाँ पर दिया गया है। तो बी और डी ये दोनों ही जो है वो गलत हमारे पास दिए गए हैं। बोथ बी एंड डी आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो ध्यानचंद, जो मेजर ध्यानचंद थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो अगस्त महीने की 29 को जो है वो मनाया जाता है, ना कि 28 को। ठीक है, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है, ना कि 28 को। और अभी जो है वो जून महीना चला हुआ है, तो जून महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो जून महीने में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने पढ़ा था कि वो 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने पढ़ा था कि 5 जून को मनाया जाता है। इसकी हमने थीम भी पढ़ी थी, टेलीग्राम पर मैंने थीम पोस्ट भी जो था वो इसकी की थी, क्विज की फॉर्म में जो था वो इसकी थीम भी जो था वो डाली गई थी। उत्तीर्ण सीरीज में हमने क्वेश्चन भी इसका पढ़ा था। 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसकी थीम एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली जो था वो रखी गई थी। वैसे ही 7 जून को जो है वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, और 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे जून के महीने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दिए जून के महीने में जो मनाए जाते हैं। वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट डे जून के महीने में मनाए जाते हैं, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है जो कि प्रत्येक वर्ष जो है वो जून के महीने में मनाते हैं। जून के अलावा हमारे पास जुलाई महीना आएगा, तो 1 जुलाई को जो है वो नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा। 7 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाएगा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे जो है वो मनाया जाएगा। अगस्त महीना भी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो है वो मनाया जाता है। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो नेशनल यूथ डे जो है वो जनवरी के महीने में जो है वो मनाते हैं। जनवरी के महीने में 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया जाता है। वैसे ही 20 अगस्त को जो है वो सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और 29 अगस्त को हमने पढ़ा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे जून, जुलाई, अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हमने रिवाइज किए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WIPO
WPO भी बोला गया, इज लोकेटेड इन, तो बोलते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बता दीजिए। इससे पहला जो एडिशन था इस सीरीज़ का, उसी में हमने एक क्वेश्चन, सबसे पहला ही क्वेश्चन जो था वो एडिशन जो था वो डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए सर्च करना है @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।